चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 12 के समकालीन विश्व राजनीतिक वाले पुस्तक के 5 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में देखेंगे। परिचय देखें। विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा सामना सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों से होता है और हम सोचते हैं कि इन शब्दों के अर्थ हमें मालूम है, लेकिन क्या सचमुच हमें इन शब्दों के अर्थ मालूम है? बहस या चर्चा को रोकना हो तो अक्सर इस जुर्मे का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए बड़ी जरूरी है। ऐसा कहने का मकसद यह जताना होता है कि मसला बड़ा महत्वपूर्ण अथवा गुप्त है और इस कारण उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती। और हम ऐसी फिल्में देखते हैं जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सब कुछ बड़ा ढका छुपा और खतरनाक होता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानव सुरक्षा 7 तालों के भीतर की चीज हो और जिसमें आम नागरिक का कुछ लेना देना ना हो। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढकी छुपी नहीं रखी जा सकती। सुरक्षा के बारे में हमें और ज़्यादा जानने की जरूरत है। सुरक्षा क्या है और भारत में सुरक्षा सरोकार क्या क्या है? यह अध्याय इन सवालों पर बहस करता है, जिसमें सुरक्षा को समझने के लिए 2 नजरिए की चर्चा की गई है और अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा नजरिया बनता है। देखते हैं सुरक्षा के बारे में कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। और तब क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाए? आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसका अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों की किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया हो तो फिर हमारी दुनिया में हर कड़ी और हर जगह सुरक्षा के लिए सवाल नजर आएंगे। और इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं उनका कहना है कि केवल उन चीज़ों की सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। तो फिर सवाल बनता है कि किसके केंद्रीय मूल्य? क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य, आम स्त्री पुरुष के केंद्रीय मूल्य की, क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्य का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक है? इसके अतिरिक्त जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात करते हैं तो यह सवाल भी उठता है कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए। जो मूल्य हमें प्यार है कमोबेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। और क्या हम खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में सफल होता है तो संभव है कि इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती हो। जब भी राहगीर अपनी राह से लुटा जाता है तो आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। फिर भी अगर हम सुरक्षा की इतना व्यापक अर्थ करें तो हाथ पाँव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, और हर जगह हमें खतरा ही नजर आएगा। इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए हो और हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। तो ये बातें तो ठीक है, फिर भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भुलैयादार धारणा है। और मिसाल के लिए हम यह पूछ सकते हैं कि क्या सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है? ऐसे हो तो आश्चर्यजनक है, क्योंकि संसार में कितनी भी बातें रोज बदलती रहती है। फिर भी हम यह सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा रहती है? यह बात भी हजम नहीं होती और आश्चर्यजनक लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हैं। ऐसे में आपको यह जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। आइए सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को 2 कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं, यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा देखते हैं पारंपरिक धारणा बाहरी सुरक्षा के बारे में। अधिकांशतः जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ या सुन रहे होते हैं तो हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन
जीवन को भी खतरा होता है। शायद ही कभी ऐसा होता हो कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हो अथवा मारे गए हों और आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती हो। अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है। उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश होती है और बुनियादी तौर पर किसी सरकार के आपस युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं: आत्मसमर्पण करना तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने के बाज आए और युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके और पीछे हट जाए अथवा हमलावर को पराजित कर देना। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचालित नहीं करना चाहेगा और इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, और युद्ध की सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व अवर है और इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। कोई देश अपने अड़ोस पड़ोस में देखने में पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं और इससे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश के उससे खतरा हो सकते हैं। मिसाल के लिए कोई पड़ोसी देश संभव है यह न कहे कि वह हमले की तैयारी में जुटा है, हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता और फिर भी यह देख कर कि कोई देश बहुत ताकतवर है यह भापा जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। कोई सरकार दूसरे देश से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है। जो देश नजदीक हो, जिनके साथ अनबन हो या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। पारंपरिक शक्ति नीति का चौथा तत्व है गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है और ऐसे गठबंधनों का यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदले में गठबंधन भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादी को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है और उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और इन निर्माण में मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं हो जो देश के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो और किसी देश के भीतर हिंसा के खतरे से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है। इसे सरकार कहते हैं। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं जो उस सबके ऊपर हो और यह नहीं होती है जो सबके ऊपर होती है और यह सोचने का लालच हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है अथवा ऐसा बन सकता है। बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है और उसके सदस्य देश जितनी सत्ता उसको सौंपते हैं और स्वीकारते हैं उतनी ही सत्ता इसे हासिल होती है। अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। उसके बाद देखें पारंपरिक धारणा आंतरिक सुरक्षा के बारे में। इतनी बातों को पढ़ने के बाद आपके जहन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती। अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो तो अथवा होने की आशंका हो तो वह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है? यह बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा जबकि खुद अपने सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं है? इसी कारण सुरक्षा की परंपरागत धारण की जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है और इससे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इन पहलुओं पर ज्यादा जोर
दिया गया। तो इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कमोबेश अस्वस्थ थे और हमने पहले कहा था कि संदर्भ और स्थिति को नज़र में रखना जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्वपूर्ण की चीज बन गई और सन 1945 के बाद ऐसे जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न है। अधिकांश यूरोपीय देशों, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इस कारण इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया और इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे और यहाँ पर फिर हमें संदर्भ और स्थिति पर ध्यान देना होगा। और हम इस बात को जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला और इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिम गुट तथा सोवियत संघ के अगुवाई वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के सामने थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी। अब ये लोग आज़ादी चाहते थे और इस सिलसिले में हम याद करेंगे कि 1950 के दशक में फ्रांस के वियतनाम अथवा सन 1950 और 1960 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में जूझना पड़ा और उपनिवेशों में 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आज़ाद होना शुरू किया और उससे के सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के समान ही थे और कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक न एक के सदस्य बन गए और ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी थी और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता यानी संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा सोवियत संघ से दुश्मनी ठाननी थी और यह अमेरिका अथवा सोवियत संघ के किसी साथी देश से बैर मोलना था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें 1/3 युद्ध के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार था और इनमें से अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया में हुआ। और जिस इन तरह विवाद होती उपनिवेशिक ताकतों को उपनिवेशों में खून खराबे का भय सता रहा था, उसी तरह आज़ादी के बाद कुछ उपनिवेशित मुल्कों को डर था कि उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासक कहीं उन पर हमला न बोल दें और ऐसे में इन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयार करनी पड़ी। और एशिया और अफ्रीका में 9 स्वतंत्र देशों के सामने बड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायने में विशिष्ट थी और 1-2 इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी, दूसरे इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी और इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, खासकर पड़ोसी देश से, साथ ही भीतर से भी खतरा की आशंका थी और अनेक नौ स्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज्यादा अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे और इनके बीच सीमा रेखा और भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर या एक एक करके सभी सवालों पर झगड़ते हुए और अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलनों से भी इन देशों को खतरा था। और कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दे अथवा उसकी सहायता करे तो दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती है। यानी विश्व के सतत संघर्षों में 95% अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत है। और सन 1946 से 1991 के बीच गृह युद्ध की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। और इस तरह पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की स्थिति बड़ी चुनौती थी। सुरक्षा और पारंपरिक तरीके के बारे में थोड़ा देखें। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा एक इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों से इसका संबंध है। न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही यह परवर्ती विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जन संहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। और इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए
चाहिए, युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारे और सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो गए हों। और सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक ना एक रूप में सहयोग हो और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। निशस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए। उदाहरण के लिए 1972 की जैविक हथियार संधि यानी बायोलॉजिक बिम्स कन्वेंशन यानी BWC तथा 1992 की रासायनिक हथियार संधि यानी केमिकल वेम्स कन्वेंशन यानी CWC में ऐसे हथियार को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद 155 से ज़्यादा देशों ने 155 देशों ने BWC संधि पर और 181 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किया। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में से सभी महाशक्तियाँ शामिल हैं, लेकिन महाशक्तियाँ अमेरिका तथा सोवियत संघ सामूहिक संहार के अस्त्र यानी पारमाणविक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानून का पालन करना पड़ता है। और सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि यानी ABM ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका और ऐसे प्रक्षेपणास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। और संधि में दोनों देशों की सीमित संख्या में ऐसे रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पाद से रोक दिया। जैसे कि हमने अध्याय 1 में देखा है कि अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2 है और उसके बाद अनुसामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि है। उसके बाद इसमें शामिल है परमाणु प्रसार संधि और उसके बाद भी अर्थ में अस्त्र संधि नियंत्रण भी है, क्योंकि इनमें परमाणविक हथियारों के अनुपार्जन को कायदे कानून के दायरे में लाकर खड़ा किया। और जिन देशों ने सन 1967 में पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनकी परीक्षा कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई। और जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए, उन्हें ऐसे हथियार को हासिल करने का अधिकार से वंचित कर दिया। परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणविक आयुधों को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम की। और सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात मानी गई कि विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदिता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। दो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक अपने सैन्य आयोजनों के बारे में बताते हैं और ऐसा करके ये देश अपने प्रतिद्वंदी को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही है, लेकिन ये देश एक दूसरे को यह भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल है और वे यह भी बता सकते हैं कि इन बलों को कहाँ तैनात किया जा रहा है। और संक्षेप में कहें तो विश्वासी बहाली की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश गलतफहमी या गलफत में पड़कर जंग के लिए आमादा न हो जाए। और कुल मिलाकर देश तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबंध है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के बारे में देखें। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं है, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जा सकता है और इसकी सुरक्षा होती है। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भित यानी सुरक्षा किसकी उस पर
सवाल उठाकर। और ऐसे करते हुए सुरक्षा के 3 और तत्व, किन चीज़ों की सुरक्षा और किन खतरों से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। और जब हम संदर्भित की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है सुरक्षा किसको चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाएं सहित राज्य को संदर्भित माना जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समुचित मानव को सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। और मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं, लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। नागरिकों की विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की जरूरत शर्त हो, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद अपनी ही सरकारों से हाथों खेत रहे हैं। और मानवता की सुरक्षा के सभी परोपकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा है। और बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक ऐसे खतरे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। और मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले पैरोकारों का जोड़ व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबों से बचाने पर होता है। या संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफो अन्नान के शब्दों में कहे तो ऐसे परोपकारों का आशय होता है जो व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराब से बचाना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले परोपकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में आकल, महामारी और आपदाओं की भी शामिल किया जाए और जाना चाहिए कि क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा की मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नजरिए में जो अभाव से मुक्ति अथवा भय से मुक्त पर दिया जाता है और विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। और कोई भी देश इन समस्याओं का इसके समाधान अकेले नहीं कर सकता। ऐसे भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा झेलनी पड़े। उदाहरण के लिए वैश्विक ताप वृद्धि से अलग समुद्र तट 2 मीटर ऊंचा उठा है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा और कमोबेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगी। चूंकि इन समस्याओं की प्राकृतिक वैश्विक है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो। खतरे के नए स्रोत के बारे में देखें। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष होते हैं और मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा, ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदली प्रकृति पर जोर देते हैं। हम नीचे के खंड में ऐसे कुछ खतरों की चर्चा करेंगे। आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है जो जानबूझकर और बिना किसी मुआयत के नागरिकों की अपना निशाना बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों से व्याप्त है और उनके निशान पर कई देशों के नागरिक हैं और कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह उससे बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों की निशाना बनाया जाता है और आतंकवाद नागरिकों को असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकार अथवा संघर्षों से शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करना है। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण है विमान अपहरण अथवा भीड़ भरी जगहों जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसी ही अन्य जगहों पर बम लगाना। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला और इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहां की सरकार आतंकवाद पर ज्यादा ध्यान देने लगी। बहरहाल आतंकवाद कोई ऐसी परिघटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य
मध्य पूर्व, यूरोप, लातीनी अमेरिका और दक्षिण एशिया में हुई है। मानवाधिकार के बारे में देखें। मानवाधिकार को 3 कोटि में रखा गया है। हो सकता है कि आपको लगे कि मानवाधिकार की इससे कहीं ज़्यादा कोटियाँ हो सकती हैं, और लेकिन इन 3 कोटियों से मानवाधिकार विषयक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। दूसरे कोटि की आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। अधिकारों की तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता अथवा जाति और मूल्यवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं, और इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है, लेकिन इस बात पर सहमति न बन पाई कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौम मानवाधिकार की संज्ञा दी जाए, या इन अधिकारों में के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए। 1990 के दशक कुछ घटनाओं, मसलन रवांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तैमूर में इंडोनेशिया सेना के रक्तपात के कारण बहस चल रही कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकार के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानवाधिकार की रक्षा के लिए हथियार उठाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनका तर्क है कि संभव है ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा या किस में नहीं। खतरे का एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है, और विश्व की जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ है, और यह आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगी। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में घटित हो रहा है। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कमी वृद्धि के कारण धनी देश अथवा सामाजिक समूहों को और धनी बनाने में मदद मिलती है, जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर एक साथ मिलकर गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और गरीब बनाते हैं। विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिण गोलार्ध के देशों से अलग करती है। दक्षिण गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ती है। यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू में किया है और आय को बढ़ाने में सफल रहे हैं, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होता है, और यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके के युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए, और दक्षिण गोलार्ध के देशों में मौजूदा गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं, और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून, प्रवासी यानी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, और शरणार्थी यानी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं, उसमें भेद करते हैं। हमारा सामान्यतः उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थी को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें अप्रवासी को स्वीकारने की बाध्यता नहीं होगा। शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, और उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीर पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण है, और विश्व का शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र से लगभग हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले। 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए, और इसमें लगभग 55 लाख लोग मारे गए, और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप भय अथवा आजीविका पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध और शरणार्थी के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नजर डालने से पता चलता है कि सन 1990 के दशक में कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए, और इसमें 3 को छोड़कर शेष सभी के मूल्य में सशस्त्र संघर्ष था।
था। और उसके बाद HIV एड्स, बर्ड फ्लू और शॉर्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी SARS जैसी महामारियां प्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली है। और इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में होने वाली संक्रमण पर पड़ता है। अनुमान है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स में से संक्रमित हो चुके थे और इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं, जबकि शेष के 50% दक्षिण एशिया में रहते हैं। और उत्तरी अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों में उपचार की नई विधियों का कारण 1990 के दशक के उत्तरार्ध में वर्षों में एड्स से होने वाली मृत्यु की दर में तेजी से कमी आई है। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाकों के लिए ये उपचार कीमत को देखते हुए आकाश कुसुम कहे जाएंगे, और जबकि अफ्रीका को ज़्यादा गरीब बनाने में एड्स महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। और एबोला वायरस, हेंटा वायरस और हेपेटाइटिस C जैसी कुछ नई महामारियां उभरी है जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है। TB, मलेरिया, डेंगू बुखार और हैजे जैसे पुरानी महामारियां ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है और इससे उनका उपचार कठिन हो गया है। जानवरों में महामारियां फैलने के लिए आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों से ब्रिटेन ने मेड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्ग निर्यात बंद करना पड़ा। वैसे महामारियां बताती है कि देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और राष्ट्रीय सीमाएं अब पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई है। और इन बीमारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा की धारणा में विस्तार करने का यह मतलब नहीं है कि हम हर तरह के कष्ट या बीमारी को सुरक्षा विषयक चर्चा के दायरे में शामिल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुरक्षा की धारणा में संगति नहीं रह जाती और ऐसे में हर चीज सुरक्षा का मसला हो सकती है। इसी कारण इसी मसले को सुरक्षा का मसला कहलाने के लिए एक सर्व स्वीकृति न्यूनतम मानक पर खतरा उतरना जरूरी है। और मिसाल के लिए अगर किसी मसले से संदर्भ यानी राज्य अथवा जन समूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी। उदाहरण के लिए मालदीव को वैश्विक ताप वृद्धि में खतरा हो सकता है क्योंकि समुद्र तल के ऊंचा उठने से उनका ज़्यादातर हिस्सा डूब जाएगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका देशों में एड्स से गंभीर खतरा है क्योंकि यहाँ हर 6वां वयस्क व्यक्ति में एक इस रोग यानी विस्तावना की हालत सबसे बदतर है और वहाँ 3 में से 1 व्यक्ति एड्स पीड़ित है और इससे पीड़ित है। और 1994 में रवांडा के तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया क्योंकि प्रतिद्वंदी हितु जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला। और इससे पता चलता है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा भी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के सामने स्थानीय संदर्भ के अनुकूल परिवर्तनशील है। यह आयु प्रत्याशा है। जन्म के समय आयु प्रत्याशा सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश 40 वर्ष लगभग इन सभी समाजों के जहां औसत आयु प्रत्याशा 70 वर्ष से ज़्यादा है और निजी आय $1000 से अधिक है। फिर भी सन 1975 में इन देशों में आयु प्रत्याशा और आमदनी का एक ब्यौरा क्यूबा में 70 वर्ष और $540, श्रीलंका में 80 वर्ष और $200, ब्राज़ील में 61 वर्ष और $750, लीबिया में 53 वर्ष और $3000। ये आंकड़े दिखाते हैं कि किसी देश में आय और सेवाएं का बंटवारा जिस ढंग से होता है उसका गहरा असर समाज के स्वास्थ्य की दशा पर भी पड़ता है। यह शिशु मृत्यु दर है। 1 वर्ष की उम्र पूरी करने से पहले मृत्यु की चपेट में आने वाले शिशुओं की संख्या स्वीडन में 1000 से 3 और उसके बाद विकसित देश के औसत में 1000 में 1 है और भीतरी उसके बाद भारतीय महाद्वीप में 7 में से 1 है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 5 में से 1 है। भोजन के अभाव, साफ सफाई की कमी और अपर्याप्त चिकित्सीय देखभाल की वजहों से बच्चों और शिशु ज़्यादा चपेट में आते हैं।
उसके बाद देखें सहयोग मूलक सुरक्षा के बारे में। हमने देखा कि सुरक्षा पर मंडराते इन अनेक अपारंपरिक खतरे से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत है। आतंकवाद से लड़ने अथवा मानवाधिकारों को बहाल करने के भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका हो और भी सैन्य बल एक सीमा तक कारगर हो सकता है, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल तथा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, अप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण से में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, यह कहना मुश्किल है। वस्तुतः ऐसे अधिकांश मसलों में सैन्य बल के प्रयोग में मामला और बिगड़ेगा और ज़्यादा प्रभावी यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शरणार्थियां तैयार की जाए और सहयोग द्विपक्षीय यानी दो देशों के बीच क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा वैश्विक स्तर पर हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति क्या है और विभिन्न देश इससे निपटने के लिए कितने इच्छुक तथा सक्षम है। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों का अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि है। उसके बाद स्वयं सेवी संगठन, इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है, रेड क्रॉस है, निजी संगठन तथा धनदाता संस्थाएं है, चर्च और धार्मिक संगठन है। उसके बाद मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन है। उसके बाद व्यावसायिक संगठन और निगम तथा जनमानी हस्तियां इसमें है जैसे नेशनल मंडेला, मदर टेरेसा है, ये सब शामिल हो सकती है। इसमें सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी ही जनता को मार रही हो अथवा गरीबी, महामारी और अनुप्रलयकारी घटनाओं के मार झेल रही जनता के दुख दर्द की अपेक्षा कर रही है। और ऐसी स्थिति में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा पर जोर होगा कि इन बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप से किया जाए, न कि कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और स्वयं सेवी संगठनों समेत अन्यों की मर्जी पर कान दिए बगैर पर बल का प्रयोग का रास्ता अख्तियार करें। उसके बाद भारत सुरक्षा की रणनीतियां के बारे में देखें। भारत को पारंपरिक यानी सैन्य और अपारंपरिक खतरे का सामना करना पड़ता है और ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरते और बाहर से भी आते हैं। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेरफेर में सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों में हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान ने 1947 1948 में, 19 उसके बाद 1965, उसके बाद 1971 तथा 1999 में और चीन ने सन 1962 में भारत पर हमला किया और दक्षिण एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश हैं और ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले 1948 में को उसको उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था और भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपनी सुरक्षा हेतु को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता उसके बाद विउपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया। भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहल कदमी की, जिसमें हर देश को सामूहिक संहार के हथियारों यानी परमाणु, जैविक, रासायनिक से संबंध बराबर के अधिकार को दायित्व हुआ। भारत ने 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 2 महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग उसने गुटनिरपेक्ष के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापमान वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए और सहयोग मूलक सुरक्षा की पहल कदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशनों में भेजी है। और भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की है। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है और यह व्यवस्था विभिन्न समुदाय और जन समूहों को
जनसमूहों को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने की मौका दी है। और आखिर में एक बात यह है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के लिए प्रयास किए गए कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा न हो। और ये प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हुए। हमारा देश अब भी गरीब है और असमानताएं मौजूद है उसमें, फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति से ऐसे अवसर उपलब्ध है कि गरीब और वंचित नागरिक अपनी आवाज़ उठा सके। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास का सहगामी बनाए। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है। और इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की सफलता और असफलता के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे और यह किताब स्वतंत्रोत्तर भारत की राजनीति पर केंद्रित है।